कि लेखक मंच पर आए और स्वागत करते हैं दोबारा हमारे बीच में ईशानी शर्मा जी हैं। आप सफल अधिवक्ता हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथ में पीयूष जी हैं प्रभात प्रकाशन से, मैं उनसे आग्रह करता हूँ स्थान ग्रहण। आप सबका हार्दिक स्वागत है विश्व पुस्तक मेले में प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस समारोह में। 3 वर्ष बाद इस नवनिर्मित परिसर में यह विश्व पुस्तक मेला हो रहा है और एक बहुत सुखद संयोग है कि हमारे ईशानी जी का भी स्वागत करेंगे पीयूष जी। मैं आग्रह करूंगा भारत प्रकाशन के मुखर्जी से कृपया पुस्तक संचय देकर डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्वागत करें। भाई लाइट बंद करा देना। आप साहित्य पुत्र हैं इसलिए पुस्तकों के द्वारा आपका स्वागत। मैं कैमरा का क्या हुआ? आग्रह करता हूँ ईशानी जी को कैमरा यार सही नहीं चला हुआ है। अरे सेट नहीं हो रहा। अरे मैनुअल को देख लो ना, इसको यहाँ से देखो पहले, थोड़ा सा दबा देखो किस पे सेट है, मैनुअल पे देखो बस, और इस पे कर दो, ऑटो पे है ना, थोड़ी देर दबाए रखो पूरा क्लिक मार। हेमंत शर्मा जी ने रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ से। हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया है। गाली भी बाकी रिकॉर्ड हो जाएगा। उनके द्वारा अयोध्या पर की गई रिपोर्टिंग पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। उनकी 2 पुस्तकें अयोध्या का चश्मती और युद्ध में अयोध्या बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित उनकी पुस्तक एकदा भारतवर्ष ने अपार लोकप्रियता हासिल की। वे काशी में जन्मे हैं, काशी को जीते हैं। वर्षों से काशी से बाहर रहने के बाद भी काशी उनसे छूटी नहीं है। उन्होंने काशी की गलियों में बचपन बिताया है। वहाँ का अल्हड़पन, वहाँ की ठंडाई, वहाँ का जीवन उन्हें बहुत प्रिय है। उन्होंने ऐसे पात्रों को अपनी लेखनी का केंद्र बनाया जिससे सामान्यतः कोई व्यक्ति बात नहीं करता, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे कोई दूध बेचने वाला हो, सब पर उन्होंने लिखा है और उसका संकलन है देखो हमरे काशी। हम कार्यक्रम के इस चरण में आग्रह करते हैं इस पुस्तक का दिल्ली में लोकार्पण करें डॉक्टर कुमार विश्वास जी के कर्तव्यों से। कितना वाइब्रेट हो रहा है क्या ये ना? वाइब्रेट काय को हो रहा है यार? नया पर्याय मुहावरा और आयाम देने वाले रनस पे पाँव रखो, कुमार विश्वास पाँव रखो टिका के। अपनी प्रतिभा से उन्होंने भारतीय दृष्टि को महत्ता दी है, उसका मान बढ़ाया है और हिंदी कविता को सम्मान दिया है। श्री राम के अनुकरणीय आदर्श जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे अपने अपने राम शीर्षक से कथा वाचन कर रहे हैं। कुमार जी, बात हम करेंगे देखो हमने काशी पर। काशी भारत की सांस्कृतिक नगरी है और सबकी कामना रहती है कि उसका जब प्राण छूटे तो काशी में छूटे। काशी का निर्माण हुआ है, काशी कॉरिडोर बना है। काशी में आराध्य महादेव तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत सुविधा हो गई। भारत के इस पुनर्जागरण को आप किस रूप में देखते हैं तो आप सुनेंगे ही इस हेमंत जी की पुस्तक को, क्योंकि हेमंत जी आपके बहुत प्रिय हैं। और दूसरा ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि मैं कैसे लेखक की पुस्तक पर बात कर रहा हूँ जिसमें लेखक स्वयं अनुपस्थित है। लेखक महोदय हैदराबाद से चले थे लेकिन ट्रैफिक में उनकी फ्लाइट छूट गई, तो उनकी सूचना आई है कि वो जब तक ये समारोह होगा तब तक संभवतः पहुँचे। तो शास्त्र में कहा जाता है आत्मा वही जायते पुत्री, पुत्र और पुत्री भी आत्मा का ही अंश है। तो ईशानी जो है वो हेमंत जी की पुत्री है, तो हम उन्हें ही हेमंत जी मान के बात कर देंगे। काशी पर पुस्तक है हेमंत जी की,
नगरीय सभ्यताएं बहुत पहले से ही लोगों की रुचि का विषय रही है। और अगर आप सबसे पुराने ऐतिहासिक यात्रा वृत्तों के बारे में भी देखें तो वे भी व्यापारियों द्वारा लिखे गए थे या संस्कृतियों की खोज में गए हुए जो जहाज थे उनमें चढ़कर जो लोग गए थे उन्होंने पढ़कर लिखा। और उसी के माध्यम से हमको पता चला कि मंगोलिया में कैसा समय था उन शासकों के समय में। उन्हीं के माध्यम से विश्व के दूसरे हिस्सों को पता चला, चाहे वो मेगस्थनीज हो चाहे हेनसांग हो, कि हर्ष के समय में भारत कैसा था या गुप्त वंश के समय भारत कैसा था। और भारतीयों में एक समस्या ये रही कि हमारी धार्मिक मान्यताओं में समुद्र पार करना और हिमालय पार करना ये धर्मच्युत हो जाने की घोषणाएं थी। तो भारत में जितनी बड़ी क्रांतियां हों, आध्यात्मिक क्रांतियां हों, चेतना की और संस्कृति की क्रांतियां हों, वे विश्व के दूसरे देशों में पहुंच ही नहीं पाए। आज जब विश्व के दूसरे देशों में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बुद्ध पूरी चेतना के साथ में विद्यमान है। लेकिन बुद्ध से मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, लेकिन उनसे कमतर क्रांति न करने वाले आद्य शंकराचार्य की इतनी मूर्तियां विश्व में नहीं है। ये मुश्किल हुई। या पतंजलि की नहीं है, या दुनिया का पहला सबसे पहला केमिस्ट्री का लेसन लिखने वाले, वैशेषिक दर्शन लिखने वाले महर्षि कणाद की मूर्तियां नहीं है, या वराहमिहिर की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी बात दूसरी तरफ पहुंचाई नहीं। जैसे आज सरकारें सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहती हैं। विश्व में भारत का सम्मान इन दिनों इसलिए नहीं है कि केवल इसलिए कि सरकार ऐसी है कि आगे बढ़कर काम कर रही है। जो विश्व भर में करोड़ों करोड़ भारतीय हैं, उन्होंने अपने आचरण से, अपनी प्रतिभा से, अपनी उपलब्धि से वहां के नागरिकों में भारत के प्रति सम्मान पैदा किया है। विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, लंदन में आप अंडरग्राउंड में चले जाइए, लूसन से जर्मनी जाते हुए स्विट्जरलैंड की ट्रेन में चले जाइए, कुर्ते पजामे में जो आदमी आपको देखता है वो आपसे पूछता है, वो जानता नहीं कि आपको मान विश्वास है, आप हुआ करें लोकप्रिय भारत में, वहां नहीं है, तो आपसे पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर, तो मैं उससे कहता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेरी गुड डॉक्टर्स। तो ये जो बाहर गए हुए लोग, इन सब ने भी इस देश के बारे में धारणा बनाई। जैसे हमारे दूसरे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ से गए हुए लोगों ने धारणा बनाई कि जो कुछ भी ऐसा हो रहा होगा जिसमें गड़बड़ है, उनमें आखिर में ढूंढा जाओ तो वहीं का निकलेगा एक आदमी। तो नागरिक अपने आचरण से वैश्विक दृष्टि का निर्माण करता है जब वो विश्व रंगमंच में जाता है। तो प्रभात जी से मैं ये सबसे पहला अनुरोध करूंगा इस पुस्तक के बारे में कि इस पुस्तक का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद का अनुबंध विश्व के दूसरे पब्लिशर्स के साथ जरूर कराएंगे, ताकि उनके मन में काशी को जानने समझने की उत्कंठा पैदा हो सके। ये भारत के सांस्कृतिक हित में भी है, ये भारत के व्यापारिक हित में भी है। आपको याद है कि प्रधानमंत्री जी ने जब पर्यटन पर जोर दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि आप सब लोग कोशिश करिए कि दूसरे देश में रहने वाले किसी एक नागरिक को भारत के बारे में समझाएं। हम बहुत दिन से सोचते थे कि वेनिस जाएंगे। अब छोटे कस्बे में रहने वाले मास्टर जी का लड़का जो पर्यटन के नाम पर गर्मी की छुट्टी में केवल नाना के घर जाता था, वो वेनिस के बारे में सोचता था। क्यों? क्योंकि 10वीं में मर्चेंट ऑफ वेनिस कोर्स में था, तो मन में था कि वेनिस जाएंगे। और जब वेनिस जाने लगे तो हमने खर्चे का आकलन लगाया कि कुछ ना हो तो 5-7 लाख रुपए हर साल वेनिस पर खर्च हुए। जबकि देखा जाए तो एक बैकवाटर से गंदा सा, जिसमें बदबू भी आती है, लेकिन कहानियां थी दिल में, कहानियां थी वेनिस की बहुत सारी, फ्लोरेंस की कहानियां थी हमारे मन में। मेरे मन में आज भी नॉर्मंडी जाने का मन करता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो नॉर्मंडी के बीच पर जब मित्र राष्ट्रों की सेना उतरी, वहीं से हिटलर की पराजय प्रारंभ हुई। तो मैं जर्मनी बहुत देखना चाहता हूँ, मेरी विश लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में है जर्मनी, कि जर्मनी घूमना है मुझे। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के बॉर्डर पर वो स्टेशन देखना है जिसकी ट्रेन के कूपे में 2 विश्व युद्धों के समझौते हुए, पहली बार जर्मनी के हारने का और दूसरी बार चेकोस्लोवाकिया के हारने का। तो ये
किताब केवल इसलिए नहीं है कि काशी में रहने वाले एक सामर्थ्यवान लेखक ने अपनी अतरंगी लेखनी से अपने जीवन में आए बहुत सारे किरदारों के बारे में बात की है। जैसे इसमें सलाम चचा भी हैं, जैसे इसमें बेचू अनवाई भी हैं जिनका इलाज हुआ और बाद में बड़ी सुंदर सी कथा है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो भी एक मोची का है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो दुनिया को सिर्फ 2 जोड़ी जूते की निगाह से देखता है। ये प्रोफेशनल आउटलुक है किसी आदमी का जो सफल हो सकता है। तो ये किताब मैंने जब पढ़ी है, ये टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ी मैंने पहले, क्योंकि जब 19 में कोविड आया तो जो हेमंत जी का सबसे प्रिय शौक है चटियाबाजी, कि 5 आदमी हो, वो उनको कुछ सुनाए, फिर वो उन्हें कुछ सुनाए, फिर प्रहसनबाजी हो, तो वो प्रकृति ने कहा कि संभव नहीं है, तो चटिया कैसे जमे? तो चटिया फिर कागज पे जमने लगी और कागज में उन्होंने खुद को दोहराया। उस बीच में उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे लंबे। वे विद्वान व्यक्ति हैं। मैं जनसत्ता के दिनों का उनका पाठक हूँ। जनसत्ता में जब स्मृति शेष आदरणीय स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी के माध्यम से तपे हुए पत्रकारों की एक पूरी प्लाटून तैयार हो रही थी, जिसमें आलोक तोमर से लेकर कुमार संजय सिंह से लेकर ज्योतिर्मय जी से लेकर तमाम लिखने वाले थे, और मैं तब जनसत्ता मंगा के पढ़ता था। तब का मैं उनका प्रशंसक हूँ, पारिवारिकता के वृत्त में भी हूँ, इसलिए तटस्थ होकर शायद इस किताब के बारे में उतना अच्छा न बोल पाऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि आप खरीदें और पढ़ के खुद देखें। हिंदी में इन दिनों चुलबुला लिखने का रिवाज कम हो गया है। उसका एक कारण तो साफ है कि सामाजिक संप्रेषण लेखन का बढ़ा है, लेकिन लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वीकार्यता कम हुई है। मैं सोचता हूं कि कबीर अगर आज पैदा हो गए होते बनारस में, तो 200% उनके खिलाफ 1 लाख मुकदमे होते और उनकी सुपारी दे दी गई होती दोनों तरफ के जाहिलों ने। क्योंकि कबीर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनसे दोनों तरफ के जाहिल नाराज हैं, और मैं भी बड़ा प्रसन्न अनुभव करता हूँ, मुझसे भी दोनों तरफ के नाराज रहते हैं। बहुत अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है कि दोनों तरफ के खूब नाराज रहते हैं। तो हेमंत जी ने जितना शरारती, जितना चुलबुला और शब्द की सीमा में जितना वो लिख सकते थे, मैं जानता हूँ कि उनकी सीमा उससे आगे की है, लेकिन शब्द की एक मर्यादा थी। मैंने बहुत दिन बाद ऐसा चुलबुला गद्य पढ़ा। इससे पहले मैंने आखिरी किताब इस तरह की पढ़ी थी स्वर्गीय रविंद्र कालिया जी की, गालिब छुटी शराब, और तब मैंने किताब पढ़कर रविंद्र जी को फोन किया था। उस समय वो इलाहाबाद में रहते थे, मेहरौंदी में, कि अद्भुत प्रकार का गद्य है, क्योंकि अपनी शराब की आदतें, उसे छोड़ना, उसकी जद्दोजहद, इस पर इतनी बेबाकी से लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हेमंत जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी दृष्टि से देखा हुआ बनारस लिखा है। वात्स्यायन ने खाने में क्या लिखा है, पुराने अमर कोश में क्या एक श्लोक है इस मिठाई के बारे में। तो वो जो जब आप पर ज्ञान और जानकारी ज्यादा होती है तो आपका मन होता है कि ये सब कुछ मैं दे दूं। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास पढ़ते समय पुनर्नवा आप पढ़िए, बच्चे हमारे जो नए खड़े हैं जो साहित्य पढ़ते हैं, पुनर्नवा पढ़िए, तो शुरू में पहली बार में बड़ी ये बोरियत होती है कि अगर वो मल्ल है छबीला पंडित, उसकी मल्ल ऐसे लड़ता है, ये बता रहे पंडित जी तो 10 पेज तक यही बताते रहते हैं कि कुश्ती में कौन कौन से दाव लगते हैं। तो कथा का जो रस है वो थोड़ा टूटता है सामान्य पाठक के लिए। तो ये सामान्य पाठक की अभिरुचि को साहित्यिक भी बनाएगी और जानकारी संपन्न भी बनाएगी। मुझे लगता है प्रभात जी, मैंने आपके प्रश्नों के बिना पूछे बहुत सारे उत्तर दे दिए। धन्यवाद। हमारे बीच में ईशानी है। ईशानी हेमंत जी की पुत्री तो है ही, अपने आप में सफल अधिवक्ता है और स्त्री वर्ष पर और विधि विषयों पर वो निरंतर लिख रही है। मैं उससे कहूँगा वो भी अपने पिता के लेखन के बारे में कहे, उनके व्यक्तित्व के बारे में कहे। किरण कुमार हाँ, उनका प्रतिनिधित्व करने का पर हमारे समाज में उत्तराधिकार जन्म के आधार पर मिलता है, योग्यता के आधार पर। तो मैं चर्चा की बात
बात को बीच में रोक के कुछ कहूँ। मैं सबके बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए, मंच पे बैठे। मेरे तीनों चाचाओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बाकी बात चाचा ये बहुत अच्छा। पहली बात ही बहुत सार्थक कह दी कि इस देश में उत्तराधिकार जो है वो जन्म से तय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विषय अलग है। ईशानी का अधिवक्ता है पेशे से और देश के बड़े बड़े मुकदमे इन्होंने लड़े हैं। एक दो तो उल्लेखनीय, एक आध अनुल्लेखनीय भी है जिनका उल्लेख नहीं हो सकता, वो भी उन्होंने जीत के दिखाए हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए हमारी काशी पर काफ़ी बातचीत हुई है। जो बच्चे यहाँ आ गए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जिस जिस कस्बे और शहर में आप रहते हो वहाँ के संवेदनाओं के बारे में, वहाँ के, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं लिखूँ, लेकिन मैं इन दिनों ऐसी स्थितियों में हूँ कि मेरे दिन बड़े बटे हुए हैं। देश के एक बड़े पत्र ने मुझे कहा था कि आप कॉलम लिख दीजिए, तो मैंने उनसे कहा कि ये तब का काम है जब आर्थराइटिस शुरू हो जाए कि भाई अब बैठ गए तो कॉलम लिख रहे हैं। तो अभी तो मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, आज इस शहर में हूँ, कल इस शहर में हूँ, परसों उस देश में हूँ। लेकिन मैं जिस कस्बे से आता हूँ, छोटा सा कस्बा है दिल्ली मुरादाबाद रोड पर पिलखवा, जो अपने कपड़ों के लिए मशहूर है, जहाँ की चद्दर बेडशीट बहुत मशहूर है। 15-20 हज़ार या 30 हज़ार की आबादी का वो कस्बा। युवा पीढ़ी की पूरी घटना से, इस पूरे आंदोलन से लगभग अपरिचित रही है। अब थोड़ा बहुत जानने को मिला है, थोड़ा आप बताइए। और जैसे हम विश्व के दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है कि ये गैलीलियो का घर है या ये मोजार्ट का घर है। लंदन में आप जाइए तो भारत में उपनिवेशवादी सरकार में जो लोग लूट रहे थे उनके मकानों के ऊपर भी पीतल के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे आप हैली रोड के पीछे से निकलिए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के रास्ते में, तो एक सफेद मकान है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ सन इतने से इतने तक रहे थे। अब विश्व में ये परंपरा है। भारत में दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि राम का होना और उनका जन्म स्थान राजनीतिक विवाद का विषय बना। हेलो, मेरी पीढ़ी जब चिंतन के सोपान पर पहुंच रही थी, ये उसी समय का हिस्सा है। जी अभी भी आया नहीं। हमारी सोच में जो दो बड़े आंदोलन मेरे वक्त में आए, उनमें एक मंदिर आंदोलन था और एक मंडल कमीशन का आंदोलन था। ये दोनों जो आंदोलन थे, एक भारतीय आदमी की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ था, एक भारतीय मनुष्य के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ था कि नौकरियों में आरक्षण कैसा रहे, कैसा ना रहे। मैं ये मानता हूं कि ये दोनों ही विषय राजनीति के पाले में नहीं जाने चाहिए, और विशेष रूप से राम मंदिर का आंदोलन तो कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो प्रेम का कवि हूँ, लेकिन हमारा देश महान है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा 15 साल चला।